हाँ तो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 12वीं का जितने भी आपके चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उनको क्या करने हैं, हल करने का क्रमानुसार प्रयास करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे लेक्चरों के माध्यम से इस बार 2024-25 के लिए जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा वो बोर्ड के एग्जाम में यह बहुत कारगर वीडियो आपका क्या होगा, साबित होगा। तो बेटा एकदम कमर कस लीजिए और कमर कसने के साथ आप आरंभ करिए। आज से आप पहला चैप्टर जो हमारा स्थिर वैद्युतिकी का है और वो चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र? इसके सारे अब तक मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप अपनी संस्थाओं के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आपने स्थिर वैद्युतिकी तथा आवेश नामक चैप्टर क्या कर चुका होगा, पढ़ लिया होगा। यहाँ पे क्या होता है, आवेश हमारा स्थिर रहता है और उस आवेश के कारण उसके चारों तरफ जो उसका प्रभाव उत्पन्न होता है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। तो आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाइए और साथ में एक जबरदस्त हौसला अपने साथ रखिए, जिस हौसले के साथ आप क्या कर सकें, अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो उसी हौसला की अफजाई करने के लिए एक छोटा सा हम कोट लेते हैं और गालिब कहता है, क्या कहता है भाई, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। क्या कह रहा है? अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना सारा आसमान बाकी है। तो हम इसी उम्मीद के साथ, इसी इरादे के साथ आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं आज का पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल सारे जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का, जो हमारे बुक के पहले चैप्टर के सबसे लास्ट में दिए गए हैं वह सारे हम प्रश्न करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बेटा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी आप प्रश्न ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड की है उस बुक से हम ले रहे हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी आपको मैं समझाऊं तो जितने भी प्रकार के क्रिटिकल समस्याएं हो सकती हैं भौतिकी के प्रश्नों को करने के, वो सारे समस्याओं से संबंधित हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं वो एनसीईआरटी में पूरे के पूरे भरे पड़े हुए हैं। तो आप एनसीईआरटी को अगर ठीक से कर लिए तो आपकी समझने और सोचने की क्षमता बहुत हद तक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलें आरंभ करते हैं और देखते हैं पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में क्या है। उसके पहले मैं बता दूं कि पहला भाग है हमारा स्थिर वैद्युतिकी का, और स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड, जिनका आपका मार्क है वो कुल 8 नंबर का है। तो 8 से लेकर 10 नंबर की इसमें मार्किंग होती है और इस मार्क के आधार पे हम क्या करेंगे, पहला अध्याय पढ़ना आरंभ करेंगे। और ध्यान रखिएगा पहले अध्याय का आंकिक प्रश्नों करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रश्नों को करने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज करने वाले। क्लियर ना? कहने का सेंस है कि पूरे इस एक्सरसाइज में कौन कौन से ऐसे मेन मेन फार्मूले हैं जिनका प्रयोग हम चल के किस में करने वाले हैं, आपके न्यूमेरिकल प्रश्नों में करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि इस पूरे चैप्टर का एक जगह समराइज कर रहे हैं और पूरा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो सारे आपके छोटे छोटे फार्मूले, जिन फार्मूले के माध्यम से हम प्रश्नों का क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए लेके आ गए हैं धमकदार एकदम आपका यहाँ पे सारे के सारे सूत्र इस एक्सरसाइज के। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन से सूत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उन सूत्रों को हम यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। जैसे क्या है देखिए, पहला आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। इस एक्सरसाइज में शुरू में ही आपने पढ़ा होगा कि एक प्रकार के पदार्थ को दूसरे प्रकार के पदार्थ पे क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो प्रश्न उठता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत वहां पढ़े हैं। और वहां है आवेश, कुल आवेशों की मात्रा जो होती है वो बराबर होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश के गुणनफल के। दैट मीन्स Q इक्वल टू हो गया N इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जहाँ Q क्या है, कुल आवेशों की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E पर माइनस क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है, यह है। ठीक है जी। उसके बाद से हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम ने किस के आधार पर नियम प्रतिपादित किया था, तो कूलाम ने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए इसलिए क्योंकि आवेश सजातीय भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, विजातीय भी हो सकते हैं। तो दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का। तो वह बल किसके बराबर होता है, तो वह बराबर होता है F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के
वर्ग के बराबर होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, साथ में Q1 क्या है, पहले आपके आवेश का मान, Q2 क्या है, दूसरे आवेश का मान, R क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे 1/4πε0 जो है यह एक प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या इसका कोई न्यूमेरिक मान है, बिल्कुल प्रायोगिक इसका मान है, और वो मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। साथ ही साथ जो हमने एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का, उसका भी अपना एक जेन्युइन मान है, प्रायोगिक मान है, वो कितना होता है 8.845 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर के बराबर। बेटा याद रखिएगा, ये जो भी मैं मान लिखवा रहा हूँ वो आपको 100% याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो अगर कहीं प्रयोग करने की बारी आ रही है, नहीं दिया तब क्या करिएगा, तो वहां पे आपको ये चीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो उसके भी आप पे करेंगे। अगला आता है माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। किसी दिए गए माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी दिए गए माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का अनुपात, मतलब एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है भाई, तो एप्सिलॉन जो हमारा है वो माध्यम की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। क्या इसका कोई मात्रक होता है, तो नहीं, ये मात्रकहीन राशि है, साथ में ये विमाहीन राशि है। उसके बाद से आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के कारण, ध्यान समझिएगा, किसी आवेश के कारण उत्पन्न चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश लाने पे परीक्षण आवेश कितना कितना उस क्षेत्र की तीव्रता को महसूस करता है, वो हम निकालते हैं E=F/Q के बराबर, मतलब आवेश पर लगने वाला बल। अब ये क्या होगा भाई, E हो गया F/Q, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो F का मात्रक हो गया न्यूटन और Q का मात्रक क्या हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अब बारी आती है अगली, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वो होता है आपका E वैद्युत क्षेत्र बोल दीजिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए, बात एक ही है। E=1/4πε0 × Q/r² के बराबर। अब वो मान कहाँ से निकल के आता है, तो वो मान यहीं से निकल के आता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की क्या है, व्यवस्था है, जहां समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो उसका मान कितना होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर होता है 2Q × L के बराबर, जहाँ पे Q क्या है, तो यहाँ पे Q जो है वह दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2L क्या है, तो 2L दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है कूलम × मीटर। अब कह रहा है कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता, आपको पढ़ाया गया होगा कि द्विध्रुव के अक्ष में यदि कोई बिंदु लिया जाए तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, निरक्षीय स्थिति पर लिया जाए तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ पे होता है अक्षीय स्थिति में E=1/4πε0 × 2P/r³ के बराबर। P क्या है, तो P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान सुनना, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लिए गए परीक्षण आवेश के बीच की दूरी, तो ये हमारा हो गया। अब कह रहा है निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो निरक्षीय स्थिति में होता है E=1/4πε0 P/r³ के बराबर। यहाँ पे 2 होता है, जबकि यहाँ पे 2 नहीं पाया जाता। अब लग रहा है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होता है भाई। अब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर मान लीजिए हम किसी द्विध्रुव को रख रहे हैं, तो द्विध्रुव को वह क्षेत्र क्या करता है, उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। तो जो घुमाने का प्रयास करता है वह वहां पे एक बलयुग्म पैदा होता है, एक बलों का क्या होता है, जोड़ा पैदा होता है। वह किसके बराबर होता है, तो वह होता है T=P/E sin θ के बराबर, जहाँ P क्या है, तो P हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा क्या है, तो थीटा जो हमारा होता है वह द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का क्या होता है, कोण होता है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन × मीटर के बराबर। अब यहाँ तक तो आवेश हम बिंदु आवेश ले रहे थे। अब थोड़े आवेशों की मात्रा हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर एक से अधिक आवेश ले लिए जाएं तब आ रहा है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। क्या होता है भाई, Q/L, जहाँ पे Q क्या है, आवेश, और L क्या है, लंबाई, तो मात्रा क्या होगा इसका, इसका मात्रक होगा कूलम/मीटर। उसी प्रकार से क्षेत्रीय आवेश घनत्व, अगर एक किसी पृष्ठ पे एक समान रूप से अगर आवेश क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, तो उसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो यह होगा आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की कुल संख्या।
तो यह होगा आपका कूलाम। ये है क्यू आवेश, ये क्या है आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। वैसे ही आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व का मतलब ऐसा कोई पदार्थ लें जिस पदार्थ का आयतन ज्ञात किया जा सके और उस पदार्थ पे अगर एक समान रूप से हमारा क्या फैले हुए आवेश फैले हुए हो, तो आयतन आवेश घनत्व होता है आवेश प्रति एकांक आयतन में आवेशों की कुल संख्या। ये हो गया Q अपन V, इसका मात्रक होगा कूलाम पर घन मीटर, इतने के बराबर। क्लियर, समझ में आ रही बात। बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं समझते हैं। अब आता है गॉस प्रमेय। देखिए जब तक हम सिंगल सिंगल आवेशों के बारे में बात कर रहे थे या बिंदु आवेशों की बात कर रहे थे, तब तक तो हम कूलाम के नियम से बहुत आसानी से सारा मान ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन जब मान लीजिए एक आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाए और आवेश बड़े हो जाए, उस समय में हम कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं गॉस प्रमेय क्या कहता है। तो गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के क्या होता है बराबर होता है। मतलब वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब कह रहे हैं कि अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, अब कोई अनंत लंबाई का तार ले लिया जाए और उसके निकट अगर हम क्या करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो E इक्वल टू आता है 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा अपान आर के बराबर। जहाँ पे लेमडा क्या है तो लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है और आर क्या है, तो आर हमारा है अनंत लंबाई के जो तार है, तो तार के किसी एक बिंदु से लिए गए परीक्षण आवेश के बिंदु के बीच की दूरी। उसी प्रकार से अनंत विस्तार वाले समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र, तो अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र E का मान होता है आपका σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा हमारा क्या है आवेश घनत्व है। ठीक है जी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप जानते हैं कि निर्वात या वायु में विद्युतशीलता है। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे अचालक चादर था, यहाँ पे आवेशित चालक है। आवेशित चालक का ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है σ/ε0 के बराबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सारे क्लियर होंगे। तो चलिए अगर ये क्लियर है तो आप इसे क्या करिए नोट करिए, और नोट करने के बाद से हम बढ़ते हैं इसके जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उस न्यूमेरिकल प्रश्न की तरफ, और एक एक न्यूमेरिकल प्रश्न हम करने का क्या करेंगे यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे अधिकतम न्यूमेरिकल प्रश्न करने का। फिर जल्द ही हम आप लोग से अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे फिर एक नई ऊर्जा के साथ एक नया आपका जो भाग होगा उस भाग को पढ़ने का क्या किया जाएगा प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान से बेटा इन फार्मूले को याद रखिए, इन फार्मूले के माध्यम पे ही आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8 नंबर का पूरा आपके 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड। तो अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन, तो ये आपके 8 नंबर कहीं भी जाएंगे नहीं, ये पूर्ण रूप से रखे पड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास में मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो यार फटाफट अपनी प्रेजेंटिंग के लिए एक लाइक कर दीजिए और साथ में इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में क्या करिए जरूर शेयर करिए, जिससे इंटर के बच्चे, आजकल कुछ ऐसा माहौल जनरेट हुआ है कि देखा जा रहा है कि बच्चे भौतिकी का पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं या स्कूलिंग नहीं ठीक से कर रहे हैं या कोई और समस्या की वजह से ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यही कोशिश में है कि कम से कम भौतिकी की पढ़ाई ढंग से हो। चाहे आप पीसीबी लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लें, चाहे आप क्या लें, आप ले लें मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्या ले लें आप मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसे हम पीसीएम कहते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी अगर आप ले रहे हैं तो अगर गौर से देखिएगा ना, तो सबसे टफ जो आपको पड़ेगा वो आपको भौतिकी ही पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल भौतिकी इतनी टफ है नहीं जितना आप समझते हैं। भौतिकी बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस ध्यान से पढ़ने का क्या करिएगा यहाँ पे प्रयास करिए, मजा आएगा आपको क्लास में। तो आरंभ करते हैं। अब इसके बाद से हम पहला प्रश्न जो हमारा एक्सरसाइज का, तो इसे नोट कर लें और फिर हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो चलिए सारे सूत्र समझने के बाद से अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। आपको यह बताना है कि उनके बीच बल कितना लग रहा है।
ठीक है बेटा, तो बल का मान बताना। प्रश्न पहले समझ लीजिए। कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर दो छोटे आवेशित गोले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो छोटे आवेशित गोलों का मान ले रहे हैं कि जो अपने से कुछ दूरी पर, निश्चित दूरी पर है। तो हमने कहा कि यह एक आवेशित गोला है और एक यह दूसरा आवेशित गोला है। कहाँ रखा गया वायु में, माना पहले आवेशित गोले पर आवेश हमारा कितना है, Q1 है, और दूसरे पे आवेश कितना है, Q2 है। ठीक है जी। और एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित। तो कह रहे इनके बीच कितना बल होगा, तो दो आवेशित कणों के या दो आवेशित गोलों के बीच की दूरी यदि r है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा या तो आकर्षण का होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण का। तो किसके माध्यम से निकालेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार निकालेंगे। समझ में आई बात। तो देखो क्या दिया है, Q1 का मान कितना दिया है, तो Q1 इक्वल टू दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और बीच की दूरी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब याद रखिए, जो भी आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, अगर वो भौतिकी का प्रश्न कर रहे हैं तो भौतिकी में दो चीज बहुत महत्व रखता है, एक तो डायग्राम और दूसरा जो दिया हुआ है। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाए, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या, क्या निकालना है, क्या उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो कुछ और भी चाहिए, तो आपको वहां से क्या हो जाएगा, आसानी से पता चल जाए। तो चलिए सर्वप्रथम हम भी लिखते हैं कि क्या दिया है। तो हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं, हल निकालने जा रहे हैं। तो दिया है हमें, सर्वप्रथम हम लिख रहा है दोनों गोलों पर या दोनों छोटों आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश। तो पहला है Q1, तो Q1 दिया है आपका 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है जी। इनके बीच की दूरी R कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उनके बीच कितना बल लगेगा, किसका मान निकालना है, F का मान। ठीक है जी। अब भौतिकी जब भी भौतिकी के प्रश्न करने आप जाओ तो यह हमेशा याद रखो कि जो भी पद दिए गए हैं वो पद का जो मात्रक है वो मात्रक सदैव हम SI में कंसीडर करेंगे। किसमें लेंगे, SI में। तो देखिए आवेश का SI मात्रक कूलाम, तो दोनों आवेश का SI मात्रक कूलाम, लेकिन बीच के दूरी, दूरी लंबाई होती है और लंबाई का SI मात्रक सेंटीमीटर नहीं होता है, क्या होता है, मीटर। तो हम सेंटीमीटर किसमें बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो क्या होगा भाई, तो हम इसको लिखें, आपको मैं एक बताऊं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं चूंकि 1 मीटर, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, इसके बाद बार बार ये बताऊंगा नहीं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप अच्छे जानते हैं। या इसी को आप लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 को क्या लिख सकता है, पावर के रूप में 10 पावर 2 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि एक के बाद कितना जीरो है, 2, तो 10 के घात के रूप में लिखना होगा। तो 10 और जितना जीरो होंगे उतना जीरो जोड़ के ऊपर लिख दो, तो 10 पावर 2 आ गए, 2 सेंटीमीटर। अब अगर मैं कहूं कि इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 1 गुणे 10 पावर 2 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब हम चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मान निकालें, तो 1 सेंटीमीटर का मान निकालेंगे तो ज्यादा कौन हो रहा है, यही एक्स्ट्रा है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, इधर है गुणा में, इधर भेजोगे तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आपका यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मान निकल के आएगा 1/10 पावर 2 क्या, मीटर, इतना आएगा। क्लियर। अब कक्षा 9 में आपने शायद पढ़ा होगा कि चूंकि 1/a पावर m, अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो a पावर m और m के आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, अगर माइनस होता तो यहाँ क्या लग जाता, प्लस। अब इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं। अब प्रयोग करके 10 पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर बेटा हो गया हमारा 10 पावर -2 मीटर के बराबर। क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर कहीं हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो सीधे सीधे 10 पावर -2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ऑटोमेटिक वो मीटर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। इसीलिए मैंने आपको इतनी सारी बातें बताया। अब डायरेक्ट करता तो शायद एक बार आपको समझ में नहीं आता।
तो देखिए अब इसी चीज को मैं कैसे लिख रहा हूँ, हमारा 30 सेंटीमीटर ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर, तो 30 सेंटीमीटर में तो 30 गुणे 10 पावर माइनस 2 मीटर के बराबर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब लिखेंगे अतः अतः दोनों छोटे आवेशित गोले या गोलों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कहाँ से आपको ये मिला सर, तो यह आपको मिला है कूलाम के नियम से, चूंकि कूलाम के नियम से, ऐसे तो कहीं से आया नहीं है, तो कहाँ से आया, कूलाम के नियम से। अब आप क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है, मान उठा के रख दो। कैसे रखेंगे मान, आपको अच्छे से पता है 1/4πε0। अब चाहे तो यहाँ लिख लें कि 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इतना होता है। इस मान को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना बेटा, तो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ बाई R स्क्वायर। R की जगह पर क्या आ गया 30 इंटू 10⁻⁻2, इसका क्या बेटा होल स्क्वायर, इतना आ गया। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व होगा, तो देखो सबके यहाँ पे आधार 10 है, घातों वाले का आधार क्या है 10, तो जब आधार समान हो और उनके घाते अलग अलग हो, तो एक फार्मूला लगता है हमारा क्या भाई, तो फार्मूला लगता है a पावर m इंटू a पावर n। ये भी 9 से उठ के आता है, कक्षा 9 से, 9वीं के क्लास में गणित में आपने पढ़ा होगा a का पावर m इंटू a का पावर n। अगर आधार समान और घाते अलग अलग, तो गुणा करने में यह घाते आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेम उसी प्रकार से हम सारे 10 के वाले घातों को आपस में जोड़ देते हैं, और जो अंक में उसको आपस में गुणा करते हैं। तो 9 गुणे 2 गुणे 3, इनको एक साथ ले लिया, और यहाँ पे देखो 10 के पावर 9 -7 -7, सबको जोड़ दिया, एक ये घात एक ये घात एक घात, तीनों को जोड़ दिया, बटा स्क्वायर है तो 2 बार तो लिख ही सकते हैं ना, तो हम लिखे 30 गुणे 10 पावर -2, फिर 30 गुणे 10 पावर -2, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए कमाल की बात क्या होगा बेटा, 3 एकम 3 और 3 दहा में 30 होगा, और यहाँ पे देखो 3 3 का 9 और 3 दहा में 30, ऐसे आगे। क्लियर, अब हम इधर आते हैं, थोड़ा इधर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बचा हमारा, तो हमारे यहाँ से बचा 3 इंटू, यहाँ क्या बचा है 2, और यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, इंटू 10। अब 10 पे कितना घात होगा, तो 7 7 को जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा 14, और ये होगा 9, तो -14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -5, तो ये हो गया 10 पावर -5 बटा नीचे कितना आया 10 पर। अब देखो ये 10 है, यह 10 है, कितना घात होगा बेटा इसमें, तो 10 पर 1 और 10 पर 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो ये तो हो गया 10 पर 2 घात, गुणे 10 पर -2 गुणे 10 पर -2, इतना हो गया। अब नीचे वाले घातों को भी जोड़ लिया जाए, वैसे तो 10 पावर 2 से 10 पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, या कैंसिल होगा कैसे, चलिए यहाँ समझाता हूँ आपको। ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -2 आपका कट के 1 कैसे देता है, इस बात को समझो। देखिए यहाँ पे 10 पावर 2 और 10 पावर -2 के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a पावर -m है, अगर इसको नीचे लेके जाओगे तो 1/a पर क्या होगा m होगा। अभी यही फार्मूला तो है, सेम देखो फार्मूला, इसी को लगाओ, तो 10 पावर -2 को क्या लिखोगे 1/10 पावर 2, माइनस में तो नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 10 पावर 2 से 10 पावर 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आएगा 1 ही तो आएगा,
ऐसे हमने क्या कर दिया, काट दिया, बचा क्या नीचे 10 पर -2। अब देखो यहाँ क्या आ गया, 3 2 जा 6, 10 पर -5 और नीचे बच गया 10 पर -2। अब इस फार्मूले का लगा के कि अगर नीचे माइनस में है, यहाँ पे देखो माइनस में है, तो ऊपर ये जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आएगा आपका 6 इंटू 10 पर -5 इंटू 10 पर -2, ऊपर जाएगा तो 10 पर +2 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा कितना होगा -3। तो यह हमारा हो गया 6 इंटू 10 पर -3, और क्या है, बल है, तो किसके बराबर आएगा, न्यूटन के बराबर आएगा। तो यहाँ दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल आया वो आ गया 6 इंटू 10 पर -3 न्यूटन के बराबर। तो आप एक लाइन लिखिएगा, अर्थात दोनों आवेशित गोलों के बीच 6 इंटू 10 पर -3 न्यूटन का बल लगेगा। अब यहाँ कैसा बल होगा, थोड़ा ये भी हम समझें। तो समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बल होगा यहाँ पे, दोनों धनावेश है, तो बल यहाँ कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। क्यों, क्योंकि आवेश कैसे हो जाएंगे, सजाती होंगे, तो सजातियों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है, प्रतिकर्षण का। तो यहाँ जो बल लगेगा वो किसका होगा, प्रतिकर्षण का बल हो जाएगा। तो ये एक आपका छोटा सा सूत्र था जिसको आपको समय के अनुसार याद रखना है। यह हमारे मान है, जैसे सब निकाल रहे हैं आप, यह भी आपका एक छोटा सूत्र है जिसे आपको आना चाहिए, और यह आपका एक नोट में समझने वाली बात है। ये लिखना उखना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन जब आप नोट बनाइएगा तो नोट में जरूर मेंशन करिएगा। मेंशन करने की वजह से ही तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बातें हमको आती है कि नहीं आती है, तभी तो समझोगे। क्योंकि आज तो समझ में आ जाएगा, फिर 2 दिन के बाद से क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। तो कैसा लगा वीडियो, या आपका क्वेश्चन कैसा लगा, तो एक बार जरूर आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये प्रश्न लगे कैसे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे नोट करिए, अब फिर हम बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो पहला प्रश्न करने के बाद अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, और दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल पहले की बात है, बहुत प्यारा है, एकदम ध्यान समझिएगा, मजा आएगा आपको दूसरे भी प्रश्न में। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल क्या है, लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो, पहला भाग इसमें कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और दूसरा कह रहा है इसमें कि दूसरे गोले पे पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, दो बातें यहाँ पे आपको क्या करनी है, बतानी। पहला, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूसरा दूसरे गोले पे पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चलिए थोड़ा प्रश्न समझते हैं। प्रश्न को कैसे समझेंगे, तो कह रहा है कि दो इतना आवेश के किसी छोटे गोला, एक कोई छोटा गोला ये है और एक अन्य कोई छोटा गोला ये है। पहले गोले पर आवेश का मान दिया है आपका, माना कि पहले गोले पर आवेश कितना है Q1, जिसका मान दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम, और दूसरे पे मान लिया आवेश कितना है Q2, जिसका मान इसने दिया है 0.8 माइक्रोकुलाम। यह एक दूसरे से माना r दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है, r। चूंकि दोनों धनावेशित है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो हमने कहा कि F का मान इसने दिया कितना, 0.2 न्यूटन के बराबर। तो पहला क्या पूछा आपसे, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, मतलब r का मान बताना है। ठीक है जी, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल पहले की बात, क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में, तो जो जो दिया है उससे पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया है बेटा, तो ध्यान से देखिए, आपका दे रखा है पहले बात आवेश Q1 दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम, दूसरा Q2 यह दिया आपका 0.8 माइक्रोकुलाम, तीसरा लगने वाला बल F यह दिया है 0.2 न्यूटन के बराबर। तो हम क्या करेंगे, माना त्रिज्या माना इनके बीच की दूरी r, जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपने बीच की दूरी मान लिया कितना, r मान लिया। ठीक है, इतना बात तो दे दिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्या सबके जो मात्रक हैं वो SI में है, या कोई पूर्व लग्न तो नहीं लगा है।
तो यहाँ पे देखिए माइक्रो है, माइक्रो का, चूंकि माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁶। पूर्व लग्न में कक्षा 11 में पढ़ा जाता है चीज, तो आपको वहां पे माइक्रो के बारे में दिया गया होगा। अगर माइक्रो न्यूटन है तो 10⁻⁶ न्यूटन, अगर माइक्रो कुलाम है तो 10⁻⁶ कुलाम, मतलब कुलाम के आगे -10⁻⁶ लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इसके एसआई में बदलते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻⁶ कुलाम, और यह हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8 होगा ना, 0.8 इंटू 10⁻⁶ कुलाम, इतना आ जाएगा। और चूंकि यह न्यूटन में है तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लिखेंगे चूंकि दोनों आवेशित गोलों के बीच लगने वाला बल किसके नियम से, न्यूटन के, न्यूटन का राउंड, लगने वाला बल किसके नियम से, तो कूलाम के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसके आगे आप लिख लेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक एक का मान उठा कर रखो। F 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9, अभी पिछले में मैंने कराया था। Q1 का मान कितना दिया है, 0.4 इंटू 10⁻⁶, Q2 दिया है 0.8 इंटू 10⁻⁶, और R का मान आपको निकालना है यहाँ पे। अच्छा, साथ में F का भी मान दिया है, F का मान कितना दिया है, 0.2 के बराबर, इतना दिया है, ठीक है जी। फिर वही प्रक्रिया करिए, सारे 10 के घात वाले को पहले आपस में जोड़ लो। तो मैं इधर कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 0.2 इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 पावर, यहाँ देखो 6×6 12 माइनस में, आप 12 में -12 में +9 करोगे तो कितना बचेगा, -3, तो यहाँ गया 10⁻³ बाई R स्क्वायर। अब 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10, लिख सकते हैं ना। किसी भी संख्या में 10 से 100 से 1000 से भाग दिया जाए तो जितना जीरो होता है उतना पहले क्या लग जाता है, दशमलव। तो यहाँ पे एक स्थान के पहले दशमलव लगा है, इसलिए एक के बाद कितना जीरो लग गया, 10, तो 2/10 लिख सकते हैं। और इन सबों को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 9 गुणे 4/10 लिख सकते हैं क्या, गुणे 8/10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणे 10⁻³ R स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे करेंगे देखना ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो यह हो जाएगा आपका 2R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू, और 10 का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो 10⁻³ 10⁻², और यह भी तो 10 आएगा इंटू 10, और 10 का घात यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है जी। फिर उनको जोड़ लीजिएगा, 2 से इधर भाग दे दो, तो R स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 9 चौको 36 गुणे 8 गुणे -3 -2 -5, और -5 में से एक जगह कितना बचेगा, -4, तो 10⁻⁴ बटा 2, जो 2 से भाग दियो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 36 में गुणा करो, स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 छक्का 24 के 4 2, और 4 3 12, 12 2 कितना होगा, 14, 144 गुणे 10⁻⁴, इतना आएगा। अब चूंकि हमें R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या होगा भाई, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो वर्गमूल में कन्वर्ट होगा, और ये हो जाएगा आपका 144 गुणे 10⁻⁴, इतना आ जाएगा। क्लियर है जी। अब देखिए 144 कितने का वर्ग है, 12 का, और 10⁻⁴ कितने का है, तो -2 का, तो यहाँ से हमारा R का मान जो आएगा वो आ जाएगा निकल के, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 12 गुणे
10⁻² का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 बाहर निकलेगा तो r का मान आ जाएगा हमारा 12×10⁻²। क्या आएगा भाई? तो यहाँ याद रखिएगा, यह जो हमारा आएगा वह आपका एक प्रकार से मीटर में आएगा। r किस में आएगा? मीटर, क्योंकि इसका सही मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, तो मीटर में आएगा। अब आप चाहो तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? सेंटीमीटर में बदल सकते हो। आप जानते हो कि 1 मीटर में बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर। इसका मतलब r का मान यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर। क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अर्थात दोनों गोले एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। यही बात आप यहाँ लिख लीजिए, अर्थात दोनों गोले एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है जी, तो इस तरीके से तो हमारा पहला हो गया। अब बात आती है दूसरे के। दूसरा इसमें क्या कह रहा है? थोड़ा इसे देखो। दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरे गोले पे पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा? भाई अगर हम कूलाम नियम के अनुसार बात करें तो आप जानते हैं कि जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश भी क्या करता है? पहले पर लगाता है। इसका मतलब है कि दूसरे गोले पर पहले के द्वारा लगने वाला जो हमारा बल होगा वह बल कितने के बराबर होगा? तो कितना लग रहा था बल? आपका यहाँ बल लग रहा है 0.2 न्यूटन के, तो यह भी होगा 0.2 न्यूटन के बराबर। तो आप लिखेंगे दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा लगा बल 0.2 न्यूटन ही होगा। ठीक ही होगा। क्लियर है? अब इसका सत्यापन हम कैसे कर सकते थे? इसका सत्यापन आप कूलाम के नियमानुसार भी कह सकते हो, और साथ में आप न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार भी कर सकते हो, जहां पे क्रिया का प्रतिक्रिया बल हम पढ़ते हैं। कूलाम का नियम भी यही कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आपका वैद्युत बल, यह बल हमारा जितना पहले आवेश के द्वारा दूसरे पे लगता है उतना ही दूसरे के द्वारा किस पे लगता है? पहले पे लगता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर पहले के द्वारा दूसरे पर जो बल लग रहा है और दूसरे के द्वारा जो पहले पर लग रहा है, बल का परिमाण तो समान होगा किंतु दिशाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। क्लियर है? तो मजा आया दोनों प्रश्न करके? प्रश्न बड़े आसान थे, बड़े सिंपल थे। तो चलिए आप इसे नोट करिए, और बेटा ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल क्या कवर कर रहे हैं? तो आंकिक प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके बुक में जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उसमें आंकिक के साथ साथ मतलब न्यूमेरिकल प्रश्न के साथ साथ आपका थ्योरेटिकल भी प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल को बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। केवल और केवल न्यूमेरिकल पार्ट हम कवर कर रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन लगता है, हार्ड लगता है। तो उस न्यूमेरिकल पार्ट को हम बहुत प्यारे से आसान भाषा में बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा ये प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसे नोट करिए, और बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे? अगला वीडियो लेक्चर आएंगे। उस वीडियो लेक्चर में आपको प्रश्न 1.2 से आगे के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप इसे थोड़ा समय लेके नोट कर लीजिए, और बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।